अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सारा इनाम और नूर मुकद्दम के वाक़े के बाद एक और ऐसा वाक़या जिसने सबको झंझोड़ दिया। रवां बरस 6 जनवरी को कराची से लापता होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की 14 फरवरी को तस्दीक की गई। मुस्तफ़ा के दोस्त और केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के बंगले पर मुस्तफ़ा के बेरहमाना कत्ल और उसकी लाश को गाड़ी समेत जलाने और फिर एक और लावारिस लाश के तौर पर बलूचिस्तान में दफनाने तक की दिल दहला देने वाली तफसीलात सामने आई। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम अरमगान, शरीक मुलजिम शिराज और मकतूल मुस्तफ़ा स्कूल के दिनों के दोस्त थे। न्यू ईयर नाइट पर तीनों दोस्त इकट्ठे थे। किसी बात पर तनाज़ा हुआ और फिर 6 जनवरी को अरमगान ने फ़ोन करके मुस्तफ़ा को घर बुलाया, जहां दोनों मुलजिमों ने बेरहमी से मुस्तफ़ा को जख्मी किया और फिर गाड़ी की डिग्गी में बंद करके बलूचिस्तान ले जाकर नीम बेहोश मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत आग लगाकर वापस आ गए, जिसको एडी सेंटर ने लावारिस लाश के तौर पर दफना दिया। इब्तिदाई तौर पर पुलिस का रवैया अफसोसनाक रहा। 1 माह तक मुस्तफ़ा के वालिदैन थाने कचहरियों के चक्कर लगाते रहे, मगर पुलिस और मुतल्लिका इदारे हिले बहाने करते रहे। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा अरमगान समेत तमाम दोस्तों को फ़ोन करके बेटे से मुताल्लिक़ दरियाफ्त करती रहीं। फिर बैरून मुल्क के नंबर से 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया तो केस CIA पुलिस को मुंतकिल हो गया। तब जाकर कोई पेशरफ्त सामने आ सकी और इसके बाद रोज़ इस केस में नए इंकिशाफात और मुलव्विस लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस को मरकजी मुलजिम अरमगान के बंगले से मकतूल मुस्तफ़ा का मोबाइल, भारी असलहा, हज़ारों गोलियां, फैंसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां, कॉल सेंटर का सामान और 64 लैपटॉप्स भी मिले। मुलजिम अरमगान मनशियात फरोशी के पूरे गैंग के साथ काम कर रहा था। मुस्तफ़ा कत्ल केस से मुताल्लिक़ 2 लड़कियों के नाम भी सामने आ रहे हैं जो तनाज़े की वजह बनी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अरमगान मुबैना तौर पर मारूफ अदाकार के बेटे साहिर हसन से मनशियात लेता था। तफ्तीश के मुताबिक मनशियात का मुकम्मल बिजनेस स्नैपचैट पर चलाता था। 2 बड़ी कोरियर कंपनीज के जरिए करोड़ों की मनशियात मंगवाई जाती थी। मुस्तफ़ा कत्ल केस में बहुत से इंकिशाफात और हक़ाइक़ अभी बाकी हैं। इससे कबल भी नूर मुकद्दम और सारा इनाम समेत बहुत से लर्ज़ाखेज़ कत्ल के वाक़यात सामने आए हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर या तो तफ्तीश और केसेस का फैसला आने में कई साल गुजर जाते हैं या सजाओं पर अमल दरामद ही नहीं हो पाता। ये केस जहां एक तरफ पुलिस, CIA और निज़ाम इंसाफ का टेस्ट है, तो वहीं समाज और समाजी रवैयों और वालिदैन के किरदार पर भी अहम सवालात खड़े कर रहा है। वो बाप जो मुजरिम बेटे को बचाने के लिए हर हद तक जाता है, वो बेटे की तरबियत और कड़ी निगरानी क्यों नहीं करता? अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिलीज के बच्चे ड्रग्स और मनफी सरगर्मियों में क्यों मुलव्वस हो रहे हैं? सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मुस्तफ़ा का केस है या पूरे निज़ाम और समाज के किरदार पर सवालिया निशान है? अहम सवाल यह भी है कि हमारा निज़ाम इंसाफ इस कदर मजबूत क्यों नहीं कि कत्ल जैसे बड़े मुजरिमों को सजा दी जाए ताकि आए रोज इस किस्म के देने वाले वाक़यात को रोका जा सके। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे कि उनकी सोच क्या है, क्या इस तमाम चक्कर से निकलने का कोई रास्ता है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुस्तफ़ा कत्ल केस, झगड़े से दोस्त के बेरहमाना कत्ल और मनशियात के कारोबार तक समाज के किरदार पर फिर सवाल, मामला इनफरादी या इज्तिमाई? जैगम साहब, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या इस बात को एक घर, एक फैमिली के मामले तक छोड़ देना चाहिए, एक केस तक छोड़ देना चाहिए, या सबको जागने की जरूरत है? नूर मुकद्दम, सारा इनाम 2 नाम मैंने इस्तेमाल किए, मगर अब ऐसे बेतहाशा केसेस हैं जो हमारे सामने मौजूद है। लर्ज़ाखेज़ वाक़यात हैं जहाँ तशद्दुद करके किसी की है, ड्रग्स हैं, नाइट पार्टीज हैं। ये सब नॉर्मलाइज होने में समाज की लापरवाही का कितना बड़ा किरदार है? समाज का बहुत बड़ा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार है। और ये जो कुछ हुआ, ये सबसे अहम और बुनियादी तौर पर समाजी मसला है। इसने इतने बहुत से सवालात उठाए हैं इस केस ने, खुशहाल क्लासेस के यूथ कल्चर के बारे में, और किस तरह से पाकिस्तान की खुशहाल क्लासेस अखलाकी इक़दार अपने बच्चों को मुंतकिल कर रही हैं या करने में नाकाम हो रही हैं। क्योंकि अखलाकी इक़दार माशरा भी देता है, घर भी देता है, इदारे भी देते हैं। इदारों में तालीमी इदारे भी शामिल होते हैं, मीडिया भी शामिल होता है। अब आप अखलाकी इक़दार के हवाले से देखिए, मैं 3 हवालों से बात करूंगा। सबसे पहले अखलाकी इक़दार की मुंतकिली के हवाले से, फिर मीडिया के इन्फ्लुएंस के हवाले से, सब्सटेंस अब्यूज़ के हवाले से, जो तीनों बड़े लिहाज से एक माशरती मसले हैं। अब आप अखलाकी इक़दार के हवाले से अगर आप देखें तो आप देखिए कि दोस्त से बेवफाई की जा रही है, बिट्रेयल ऑफ फ्रेंडशिप है। माशरा जो सबसे अहम चीज़ आपको सिखाता है
कि आपने बिट्रे नहीं करना फैमिली को, फ्रेंड्स को, इक़दार को, मुल्क को। आप बिट्रेल का लेवल देखिए। जाती मफाद के लिए करीब तरीन दोस्त, बचपन के दोस्त, उनके से किस तरह का वायलेंस किया जा रहा है और किस तरीके से आप नूर मुकद्दम के केस में भी देख लीजिए, वहां भी दोस्ती भी है, करीबी ताल्लुक भी है, बिट्रेल भी है, वायलेंस भी है और वायलेंस की नॉर्मलाइजेशन है। वायलेंस करने वाले लोग समझ रहे हैं कि वायलेंस तो कोई मसला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उनकी रूह कांप जानी चाहिए थी इससे 100 गुना कम वायलेंस करते हुए। ये जाहिर करता है कि फैमिली स्ट्रक्चर कितना कमजोर है। वही बाप जो अपने बेटे को डिफेंड करने के लिए इस वक्त मीडिया में हीरो बना फिरता है, तो अपने बच्चे की तरबियत करते हुए कहां था? ये सब चीजें उससे छुपी हुई क्यों थी? जो सब कुछ उसका बेटा कर रहा था उसकी नजरों में क्यों नहीं था? उसकी ऐसी तरबियत क्यों नहीं थी कि वो इस रास्ते पर ना जाए? जब इस रास्ते पर गया तो उसको मालूम क्यों नहीं था वो इस रास्ते पर है? उसको रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा था? जो नौजवानों को और सबको जो इमोशनल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, अपने जज्बात पे जो कंट्रोल आना चाहिए, क्या इनमें था? फिर जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के स्किल्स आपको माशरा सिखाता है कि झगड़ा हो जाए, मसला हो जाए तो आपने किस तरीके से उसको हल करना है, क्या इनमें वो स्किल्स मौजूद थे? दूसरी बात मीडिया के हवाले से कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया को ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं और अपनी जात का हिस्सा ये सब वाकयात ऐसे थे जैसे किसी हॉरर मूवी का हिस्सा हो। जिस तरीके से क्राइम की मूवी या क्राइम की जो वीडियो गेम्स हैं, जिस तरीके से उसका एक हिस्सा हो, यानी वो वायलेंस के जरिए से ये नौजवान एक्साइटमेंट हासिल कर रहे थे, प्लेयर हासिल कर रहे थे। और तीसरी बात, सब्सटेंस अब्यूज। अब आपको नूर मुकद्दम केस में भी ये नजर आया कि किस तरीके से जो खतरनाक किस्म की नारकोटिक्स हैं वो हमारे खुशहाल घरों के बच्चों में आम हो चुकी हैं। और ये भी अखलाकी इक़दार से जुड़ी बात है, मीडिया से जुड़ी है, तरबियत से जुड़ी हुई बात है। और किस तरह की एक खौफनाक किस्म की ऐसी ड्रग्स आ गई हैं जिसकी वजह से वायलेंस भी बढ़ रहा है। दुरुस्त। और बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया जो इन तीन से हटकर है कि अगर आप रियासत का किरदार देखें, इन नारकोटिक्स को कंट्रोल करने में वो नाकाम है। एक पुलिस स्टेशन जो ये देखता है, ये वाकया जो उस गाड़ी को देखता है, जो उस गाड़ी में पड़ी हुई लाश को देखता है, वो अल्लाह का नाम लेके उसको लावारिस करके दफना देता है। दूसरे पुलिस स्टेशन को पता ही नहीं है कितनी दूर है। देखिए बलूचिस्तान तो नाम का है ना, ये एरिया किरदार तो अब इब्तिदा से मशकूक हो गया ना। वहां से किसी लड़की को अस्पताल भेजा गया तो एक पुलिस वाले ने उस मामले को भी फैसिलिटेट किया कि उस लड़की की रिपोर्ट दर्ज ना हो। और फिर वहां से पुलिस से, अब पुलिस वालों का ये हाल देखिए, ऊपर से जज साहब का हाल देखिए। हमारे निजाम का जो निजाम इंसाफ का ठीक हो गया ज़ैगम साहब, और मामूली जज नहीं है आप देखिए। और वो जज जो है, जो दहशतगर्दी का जज है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो माशरे को भी अपने आप से सवाल उठाने, ये वो वक्त है जो इस वक्त बहुत बड़ा हुकूमत को कमीशन बनाना चाहिए। ठीक हो गया कि हमारी नई नस्ल किधर जा रही है। दुरुस्त। हसन निसार साहब, हालिया चंद मिसालें हैं। हम कह तो रहे हैं एलीट क्लास के बच्चे ऐसे ड्रग्स और कत्ल के वाकयात में मुलव्वस है, मगर क्या ये तबकाती मसला है या हर लेवल पर इसी तरह की सूरत हाल और जहनियत पनप नहीं है और अब सबको जागने की जरूरत है क्योंकि हाथ से निकल रहे हैं मामलात? मामलात मुद्दत हुई हाथ से निकल चुके हैं, निकल नहीं रहे। और ये जो आपने कहा ना लर्जा लुर्जा, ये लर्जे लुर्जे इंसानों पे तारी होते हैं, जानवरों पे नहीं होते। एक माशरा ऐसा जिसमें आप इंसाफ की बात कर रहे हो, जब से होश संभाला है मैं एक मुहावरा सुन रहा हूँ, मैंने नहीं याद किया है कि वकील की करना है जज जी कर लो। तो उसमें आप रोना पीटना, लाहौर में पूरा खानदान खा गया। एक लड़का जो अभी बालग भी नहीं था, जी वो रिहा के घर भी पहुंच चुका है, VIP था वो जेल में। इसी तरह एक बंदे ने रौंद के रख दिया था, पूरे पाकिस्तान ने देखा, क्वेटा में जी, देख लो वो। अच्छा, आपने सवाल किया समाज के किरदार पर, फिर सवाल देखो, यहां ना कोई समाज है और ना कोई किरदार है। ये बात मैं, देखो मेरे 13-14 मजमूए हैं कॉलमों के, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। इफ्तिखार इस बात की गवाही देगा, मैं ये सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहा था पिछले 30-32 साल में। 1 दर्जन से ज्यादा मजमूए, मेरा 70-80% मातम ही ये था। अच्छा, आज देखो बात सुनो, समाज
यानी माशरा बनता है माशी इंसाफ से, और बदमाश उसे कहते हैं जिसका माश बद हो। अच्छा, सो ये सारे का सारा माशरा आप जो कह रहे यूं होगा, कख भी नहीं होगा। ये अब स्नो बॉलिंग हो रही है। मैं देखो बात सुनो, चाइल्ड लेबर पे बड़ा मेरे पे एक आध केस भी बना था, मैंने लिखा था, उसकी सुर्खी थी ये चाइल्ड लेबर के हवाले से, बच्चे कौम की अमानत और कौम बददियानत। ये 70s की बात है। आज जिस तरह को केस आता है हम लेके बैठ जाते हैं मातम करने, कुछ भी नहीं, एक फॉर्मेलिटी ये पूरी कर लेते हैं। हसन निसार साहब, कुछ भी नहीं की माजरत, आपने कहा कि ये जानवर हैं, लेकिन जानवरों को भी सुधारा जा सकता है। हमसे हो गई कोताही, गलती हो गई, माशी नाइंसाफी की वजह से माशरा तरतीब पा गया है, लेकिन है हम एक इंसानी माशरा ही, हमें किरदार बेहतर करने हैं, कैसे? नहीं, देखें बात सुने, ये एक लंबा काम होता है। अभी जो जैगम साहब ने कहा है ना, खुशहाल घरों का, लानत ऐसे खुशहाल घर पे, बड़े खुशहाल घर हैं इर्द गिर्द। मैं कुड़ता हूं 12-14 साल का बच्चा 5-6 साल की बहन को पीछे बिठा के, वो जो आजकल वो नहीं है, वो है मोटरसाइकिल से हैं जिनमें कोई वो आवाज नहीं होती, उसमें वो फिर रहे हो। खुशहाल नहीं, ये ज़हनी तौर पे कंगाल मुआशरा है। खुशहाल में 4 टके आ जाना, बंदा खुशहाल तो नहीं हो जाता ना। खुशहाली समथिंग डिफरेंट। इस मुआशरे का अगर आप कुछ करना चाहो, देखो बात सुनो, एक और बात बड़ी बुनियादी है, अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। ये हमारे नबी का कौल है, सुभान अल्लाह। सो बस ये ग्लेशियर जहरीला है, गंदा है, उसका पानी जो नीचे नदियों नालों या नालियों तक आ रहा है वो भी गंदा है। खत्म। ठीक है हसन साहब, इतना देखें, डिफेंस की आप तो रहते हो उस साइड पे, 2 सड़कों को खूनी सड़कें कहते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं, उनका नाम पड़ गया है खूनी सड़क। वजह ना उनके पास लाइसेंस होता है, ना फलाना, ना माँ बाप पूछते हैं। सर इदारे तो मौजूद है ना, 1-2 नहीं बेतहाशा इदारे हैं, रोकना चाहिए, पकड़ना चाहिए। नहीं मौजूद, कतई नहीं, आप गलत कह रही हैं, इदारे मौजूद है, कोई इदारा मौजूद, जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ठीक हो गया हसन साहब, गुफ्तगू को आगे लेकर दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, जो मरकजी मुल्जिम है अरमगान, वो उसकी जिस तरह बयान और चीजें सामने, फिल्मी विलन की तरह वो एक अपने ही दोस्त की जिंदगी को लेकर टॉस करता रहा, फैसला करता रहा, तशद्दुद करते हुए टॉस किया और फैसला किया कि जान ले लूं। 2 बार वो कहता है कि उसने टॉस पर ही उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है, तीसरी बार टॉस पे जलाया है। सोशल मीडिया, कत्लो गारत, अभी ऊपर जैगम साहब ने जिक्र किया, जो क्राइम बेस्ड मूवीज हैं या फिल्म्स हैं, कितना किरदार है इस पुरतशद्दुद ज़हनियत के पीछे, और इस कदर पुरतशद्दुद ज़हनियत हमारे माशरे में इतना नॉर्मल क्यों हो गई है? हाँ जी, देखिए, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, उसको पता है कि मैं ये कर दूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा, और आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। शाहरुख जतोई को क्या हुआ? कहाँ है शाहरुख जतोई? उसको फांसी हुई अब तक, या वो मिल आगे कहीं आगे पीछे सब चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, किसी और जगह चले गए? सिमिलरली और बाकी सारे अभी कुछ 2-3 नाम आपने इस्लामाबाद की कहानियां सुनाई, ये सब बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को कोई नहीं यहाँ पूछता। ये सब उस अशराफिया का हिस्सा है, जो कि अशराफिया बना ही इन चीजों से है। 3 हिस्से हैं जी आपके प्रॉब्लम्स के, आपके आज के मुआशरे। क्राइम सिंडिकेट, ये बेशुमार पूरे मुल्क में जाल फैला हुआ है क्राइम सिंडिकेट्स का, और तरह तरह के क्राइम सिंडिकेट्स हैं। मंशियात, जिसकी फराबानी है, हर जगह अवेलेबल है। आपको पता है लाहौर की कुछ पंजाब की यूनिवर्सिटियों के अंदर ये कहानियां निकली, ये तो, और फिर इस्लामाबाद के तो सोशल सर्कल्स में ये आम चीज समझी जाती है, लाहौर के सोशल सर्कल्स में, पाकिस्तान भर के सोशल सर्कल में। कराची की कहानी अब आपके सामने मैनिफेस्ट हो रही है, आपके सामने लिखी जा रही है। फिर कानून की सरपरस्ती, कहा जाता है कि जिस तरीके से राव अनवार था, जो कि अब दुबई चला गया गालिबन, उसकी जगह एक और राव अनवार से भी बड़ा राव अनवार इस वक्त वहां पे मौजूद है कराची के अंदर, जो कि खुद उन बड़े लोगों का आदमी है जिस तरह राव अनवार बड़े लोगों का आदमी था। और कहते हैं ये सरपरस्ती पता नहीं किस लेवल तक जाती है। तो ख्याल ये किया जा रहा है इस सारे किस्से में कि शायद इनको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। मसला क्या है? पैसा क्विक चाहिए, इजी मनी चाहिए, क्विक मनी एंड इजी मनी। उनसे इससे फिक्र नहीं है कि किस तरीके से आती है, ये आए, हमारे पास आए। इसलिए 3 चीजें थी, मंशियात, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड, ये भी चल रहा था साथ साथ, और उसके बाद क्रिप्टो। ये 3 चीजों के अंदर ये इंडल्ज कर रहा था, ये जो अरमगान और इसके दोस्त मिलके, इस वजह से इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ था। इन 3 चीजों की बुनियाद पे उसने अपना पूरे का पूरा क्राइम सिंडिकेट क्रिएट किया हुआ था, और जिसके अंदर के ये सब हिस्सेदार थे किसी ना किसी हद तक। बदकिस्मती हमारी किस वजह से? तरबियत नहीं है, तालीम नहीं है,
हमारे ज़माने में क्यों तरबियत तालीम पे फोकस था, क्यों तरबियत इस तरीके से थी कि आपको तालीम की तरफ जाना है, क्योंकि आपको पता था कि इसी से ही ज़िंदगी का सफ़र आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर आप उसी जगह पर रुकना चाहते हैं तो आप तालीम का सिलसिला मुनक़ता कर लेते हैं, लेकिन अगर आप तालीम हासिल करना चाहते थे तो इसका मतलब था कि आप ज़िंदगी में, मुआशरे में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ इक़्तिदार लेके चलते थे, आपके घरों का माहौल मुख्तलिफ था। आजकल तो आपको पता है कि जो इजी मनी, क्विक मनी वाला, आपको एक जो फेमस अदाकार जिनका बच्चा पकड़ा गया, उसने कहा इस्लामाबाद से मैं मंगवाता था ये सब कुछ, मान गया, और वो खुद बेटे तस्वीर भी खिंचवा रहे हैं हमारे जो और कह रहे हैं बहुत से बाअसर लोगों के नाम भी आ सकते हैं सामने, मतलब नेटवर्क बहुत बड़ा है, शायद आए सामने या ना आए। जी जी जी, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, कानून की सरपरस्ती जहां पे हो, कैसे कानून उनको नंगा करती है? कैसे मुमकिन है कि आपकी नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी है, तकरीबन नहीं, वो आई कैसे सिंध के अंदर, वो पहुंची कैसे वहां पे कि अभी भी नंबर प्लेट्स के बगैर है, और फिर वो वहां से ट्रेवल करती है उस बंदे की लाश के साथ, और कोई वो इंटर प्रोविंशियल बाउंड्री भी क्रॉस कर जाती है, एक सूबे से दूसरे सूबे में कोई पकड़ता नहीं। कैसा हिसाब है? और आपको ये पता है, और हमें पता करना चाहिए, हमने इस प्रोग्राम में बहुत दफा कहा कि जो बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, 10-10 मरले, 8-8 मरले के लैंड क्रूजर, इनके चेक करें कागज, या बिल्कुल कागज सही होंगे, यहीं बने हैं, इसी जगह पे, हो सकता है लाले मुझसे में बने हो, किसी और जगह बने, करेगा कौन? या बदकिस्मती से कोई उनका पेपर नहीं होगा, और हमें पता है कहां से आते हैं, किस जगह से ड्राइव करके उनको अंदर लाया जाता है, ये सब रास्ते खुले हुए हैं, वहां से सब कुछ आता है, तो ये एक गाड़ी की क्या बात है? तो इसलिए ये पूरे का पूरा निजाम बिल्कुल तहस नहस हो गया है। अपनी इज्जत बचाने की खातिर आप अपने घर में अपनी छत के नीचे खामोश होकर बैठ जाइए, हम बात करते रहेंगे जिस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इसका असर जब वो जो थी हमारी ज़ैनब बच्ची कसूर से जिसका सफर शुरू हुआ था, उससे लेके अब तक पता नहीं कितने और बच्चे, कितने और लोग और कितने और चेहरे जो हैं इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, गुफ्तगू यहाँ पहुंची कि अखलाकी जो इक़दार हैं वो तालीम और तरबियत से आती हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर रियासत, ख़ानदान, तालीमी इदारे ये कहीं मौजूद हैं? कोई निज़ाम है इस माशरे को दुरुस्त करने में या सही राह पे रखने में, सब ने हाथ छोड़ दिए? हराम की कमाई के नतीजे में यही होना था जो हो रहा है। उन अदारों ने प्रोटेक्ट की हुई है जिनको आप रियासत के अदारे समझते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि एक SHO को ये पता नहीं कि उसके इलाके में कौन मंशियात का कारोबार कर रहा है और किस नौइयत की मंशियात का कारोबार हो रहा है। जब वो खुद पार्टनर हो उस क्राइम के अंदर, तो फिर क्या होगा? आप देख नहीं रहे कि उस आदमी का जो बाप है वो किस तरीके से मुखातब हो रहा है, और वो जो बातें कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो मैसेज पहुंचा रहा है और बड़े अमीर ज़ादों को या उनके बापों को कि देखो मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारे बच्चों का भी नाम लूंगा, तुम्हारा नाम भी लूंगा, तुम्हारा नाम भी लूंगा, कहाँ बैठे हो, किस किस तरह तुम मुझसे पैसे मांगते हो। ये समाज है। यानी जब ये दो भाइयों को सियालकोट में बेरहमी से मारा गया था, क्या सजा हुई? जब ये लिंच हुआ अपना एक गैर मुल्की, क्या सजा हुई? जब मियां चन्नू में लोगों को लिंच किया गया, क्या सजा हुई? सवाल है कि आपका निज़ाम जिम्मेदार है सारे खराबी का, और मैं इसकी जिम्मेदारी देता हूँ। समाजी ढांचा जो आपका बना हुआ है वो कोलैप्स कर गया है बिल्कुल। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई थानेदार आके छाती पे हाथ रख के कहे कि उसके इलाके में मंशियात का कारोबार नहीं होता। ये तो पैसा हराम का, अंदर बैठ जाए, ये पैसा हराम का कहाँ से आ रहा है? ये बाजो शहजाद कह रहे हैं ये काली गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये मुफ्त के पैसे से आ रही हैं। और ये जो अभी आपने बताया कि पता नहीं 2 सर्विसेज शामिल हैं, ये जो काम करती हैं, कोरियर सर्विसेज, भाई पकड़ो उनको। इस केस को हमारे तक न रहने दो कि हमने शोर मचाया और मामला खत्म हो गया। नो, आपने कहा निजाम कोलैप्स कर गया तो कौन पकड़ेगा? जब निजाम ही रह गया तो फिर कैसे हाथ डालेगा और कौन डालेगा? मैं मुतालबा तो कर सकता हूँ ना एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि मैं मुतालबा भी छोड़ दूँ। बाबा ये मुतालबा भी हम कर रहे हैं तो कुछ निज़ाम चल रहा है, वरना यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे महलों में, गलियों में, देहातों में जो जुल्म हो रहा है, जो रेप हो रहा है, जो हराम खोरी हो रही है। मतलब आज मैं एक अखबार में इश्तिहार पढ़ रहा था और शहजाद साहब ने जागर में देखा होगा, इश्तिहार में ये लिखा हुआ है कि इतने फीसद फैक्ट्रियों से इतना हमें पैसा मिलता है और इतने फीसद फैक्ट्रियाँ पैसा देती नहीं है। ये इश्तिहार है, इश्तिहार एक इंग्लिश अखबार के अंदर। ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी बात वहाँ पे कही जा रही है
कि निज़ाम कितना कमज़ोर है। और ये जब अगर आप सज़ा दे देते किसी को तो ठीक था, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक। आई रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, आई रिक्वेस्ट अशरफ अली जरदारी एंड बिलावल कि बताएं अपनी प्रेजेंस कि आप हैं कानून की अमलदारी के लिए। टेक इंटरेस्ट इन दिस केस। जो भाई है दे शुड बी पनिश। ठीक हो गया। कोई नहीं है कि तुम्हारे दोस्तों के दोस्त शामिल हैं और ये तबाही हो रही है। शायद पता नहीं जागेगा कि नहीं, पर हमें अभी एक ब्रेक लेनी है। बाम की कमजोरी की ब्रेक के बाद बात करेंगे। जिस माशी इस्तेहकाम की बात हो रही है वो मजबूती देगा या कमजोरी, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत की तरफ से महंगाई में कमी, मुस्तहकम करेंसी, गैर मुल्की तरसीलात ज़र में इजाफे और निजी शोबे को कर्जों की दस्तयाबी जैसे दावे किए जा रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 44% तक जा पहुंची है, यानी 10 करोड़ से जायद अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बेरोजगारी की शरह 9% से ज्यादा है और गुज़श्ता 3 सालों में मजदूरों की हकीकी आमदनी में 20% कमी आई है। पाकिस्तान में आबादी की शरह नमो माशी तरक्की की शरह से ज्यादा है, जो मजीद माशी मसाइल को जन्म दे रही है। पाकिस्तान में बचत और सरमायाकारी की शरह जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में आधी है, जिससे तवील मुद्दती तरक्की का इम्कान महदूद हो जाता है। बरामदात में इजाफा सिर्फ $1 बिलियन हुआ, जबकि दरामदात में $3 बिलियन इजाफा देखने में आया, जो तिजारती खसारे में इजाफे की निशानदही करता है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 17 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान $27 करोड़ 60 लाख कम होकर 11 अरब 44 करोड़ 80 लाख रह गए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कर्जों की वापसी रोल ओवर किए जाने के बावजूद मुल्क कर्जों की अदायगी के हवाले से मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। हुकूमत की माशी टीम चीन से कर्जों की वापसी रोल ओवर करवाने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रही है। माशी माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कर्जे लेकर इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की तो 2025 में एक और बहरान पैदा हो सकता है। अगर मईशत वाकई एक नाजुक मोड़ पर है तो हुकूमत को जल्दी नए टैक्स लगाने, मिनी बजट लाने या करेंसी मार्केट पर सख्त कंट्रोल करने जैसे इक़दाम करने पड़ सकते हैं। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों में हकीकी बेहतरी नहीं आई। इन हालात में बड़ा सवाल यही है कि क्या माशी इस्तेहकाम कमजोर बुनियादों पर खड़ा है और जल्द दबाव में आ सकता है। इसी मामले पर पैनल से सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, हुकूमत का पहला माशी साल, एक तरफ हुकूमती दावे, दूसरी तरफ है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। क्या मौजूदा माशी इस्तेहकाम आर्जी साबित हो सकता है? ज़ैगम साहब, हकीकी स्ट्रक्चरल इस्लाही तो आपको ये मामला आर्जी लगता है और किसी माशी बहरान की तरफ ले जा सकता है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर तो यकीनी तौर पर जो मौजूदा माशी स्टेबलाइजेशन हुई है, इस्तेहकाम आई है, ये आर्जी साबित होगा। आप यूँ समझिए कि बुखार उतरा है, बीमारी नहीं गई। ये बुखार हमारे पहले भी दर्जन बार उतर चुके हैं, बीमारी पहले भी नहीं गई। एक साल की कामयाबी तो बहरहाल बनती है। स्टेबलाइजेशन अब की बार बड़ा चैलेंज था, इस्तेहकाम बहुत बड़ा चैलेंज था। हम पिछले साल इस वक्त बहुत करीब खड़े थे डिफ़ॉल्ट के। डिफ़ॉल्ट से हम मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकले थे, बहुत से मसाइल मौजूद थे। तो कामयाबियां तो बहरहाल मुबारक बनती है, ख़ास तौर पर जो इनकी टीम है, जमील अहमद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मोहम्मद औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जमील अहमद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर हैं। देखिए, इन्फ्लेशन कम हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लेशन गरीबों का चूमर निकाल रही थी। 23% से ये 5% पर आई है, थोड़ी सी ऊपर जाएगी और ऊपर जाके स्टेबलाइज करेगी इंशाअल्लाह। उसके साथ जो है करेंसी स्टेबलाइज की है, रुपया बहुत बुरी तरह गिरा था, वो स्टेबलाइज हो गया है। रिजर्व्स पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं और शरह सूद 23% से 11% पर आई है। ये यकीनन कामयाबियां हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। आपको जो चाहिए, आपको माशी तरक्की चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, यानी माशी तरक्की ऊंची भी हो और मुस्तकिल हो। अभी तक हमारा 1 साल 2 साल 5%, 6% पे जाते हैं, फिर धड़ाम पे गिरते हैं, और 20 साल की एवरेज निकालें आप तो 2% जाके बनती है। सही। आपको 20 साल 6%, 8%, 10% की ग्रोथ चाहिए। तो ये जो साल है, इस साल में इस इस्तेहकाम के ऊपर हुकूमत क्या बिल्ड करती है, क्या इस्तेहकाम से आगे रिफॉर्म को लेकर जाती है, ग्रोथ लेकर आती है। और जैसे कि ये दावे कर रहे हैं कि अब की बार जो हमारी ग्रोथ होगी वो एक्सपोर्ट लेड होगी, अगर वो करके जाते हैं तो फिर तो ठीक है। अभी तक नजर नहीं आ रही। खैर, इंपोर्ट बड़ी। शहजाद साहब, हुकूमत फिर से मांगे तांगे की मईशत पर बड़े दावे कर रही है, जिस तरह अभी ज़ैगम साहब ने बात की। IMF, चीन, सऊदी अरेबिया या UAE की बात करें, ग्रोथ बढ़ाने पर तवज्जो नहीं है, सस्टेनेबल ग्रोथ पर। जी कोई शक नहीं। देखिए, इस वक्त हम सांस लेने के काबिल हैं, हम डूबे नहीं।
हम पहले ही खतरा था कि डूब जाएंगे, मुकम्मल डूब का मतलब होता है पानी के नीचे चले जाएंगे, सांस बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। इस वक्त नीचे से लोगों ने पकड़ा हुआ है, हम नीचे पानी के नीचे से चंद लोग नीचे चले गए अंडर वाटर, उन्होंने हमें पकड़ा हुआ है ताकि हमारा सर थोड़ा सा ऊपर रहे और हम सांस लेते रहें। ये है, अभी हमने तैरना शुरू नहीं किया, हम किनारे नहीं लगे। जब तक इस भंवर से हम तैर के बाहर निकल के खुशकी में नहीं जाएंगे उस वक्त तक हम सेफ नहीं है। आज भी हम सेफ नहीं है। वो नीचे से लोग हमारे अगर हाथ से टांगे छोड़ दें तो हम ऐसे करके धड़म डूब जाएंगे। ये है मईशत का असल हाल इस वक्त। जिस मुल्क की 76% आपका जो पूरी मईशत है उसका हुजम 76% उसका कर्ज हो, मिसाल के तौर पे, जहां पर खजाना जो है वो आपके कर्जों का बोझ ना ला सकता हो। आज आपके पास 11 अरब डॉलर कहते हैं कि आपके खजाने में पड़े हैं, उसमें से 6 अरब डॉलर वो है जो कि रोल ओवर होके आया हुआ है, सिर्फ हकीकत 5 अरब डॉलर की है। ये तो आपका शायद एक महीना भी आपकी इंपोर्ट्स को केटर नहीं कर सकता। असल हकीकत तो ये है, वो 6 अरब मांग ले तो ये 5 अरब भी खत्म होके रह जाएंगे मुकम्मल तौर पर। जहां गुर्बत की सतह 40 से 50% लोग गुर्बत के नीचे, यानी $2 अ डे के हिसाब से, $2 अ डे के हिसाब से 40 से 50% लोग उससे सतह गुर्बत से नीचे हों। जहां तालीम और सेहत की हम बातें हर रोजाना करते हैं, जो हालात हमारे सामने, जब ये सब कुछ ये चल रहा है, आबादी के बढ़ने की रफ्तार आपकी जो तरक्की की रफ्तार है मईशत की उससे ज्यादा है, तो नेट ग्रोथ जीरो हो जहां पर, तो जहां आपकी एग्रीकल्चर पैदावार गैर यकीनी है, आपको ही नहीं पता अगले साल गंदम नहीं आएगी तो क्या होगा, चीनी नहीं आएगी तो क्या होगा, गन्ने का हाल जो है हमारे सामने। जब ये सब चीजें हैं तो फिर आप किस तरीके से, देखिए एक और चीज याद रखें, कोई भी हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाती जब तक कि उसकी माशी हालत बेहतर ना हो जाए। और 2 to 3% ग्रोथ के ऊपर कोई हुकूमत के इलेक्शन रिस्क नहीं ले सकती इलेक्शन में जाने का। इलेक्शन से 2 साल पहले 5 से 6% ग्रोथ में जाते हैं। कैसे? इंपोर्ट्स परमिट कर देते हैं और बहुत सारा जो कहता है अपना डेफिसिट जमा कर लेते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। इसकी वजह से फिर वो 5 से 6% करके जाते हैं और उससे फिर बोझ और बढ़ता जाता है कर्जों का, IMF के पास जाना पड़ता है। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हसन साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। हसन निसार साहब, मैक्रो माशी आदादोशुमार एक तरफ भी रखें, जो शहजाद साहब ने अभी बात किया, 10 करोड़ अफराद इस वक्त खते गुर्बत से नीचे हैं। ग्लोबल साउथ ऊपर ला रहा है लोगों को, मुमालिक को गुर्बत से बाहर, हम मजीद गरीब बना रहे हैं, क्यों? ये बना नहीं रहे, आप बनते आ रहे हैं। एक बात जो हमें झूठ पढ़ाया जाता है, मुसलमान इस खित्ते का मुसलमानों की हुकूमत के दरमियान भी भूखा नंगा था, सलातीन दिल्ली से लेके मुगलों तक। पहले तो ये ज़हन में रखो। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा है कि क्या मौजूदा माशी इस्तेहकाम आर्जी, नहीं, इसके लिए अप्रोप्रिएट लफ्ज़ है वेंटिलेटर पे है। अच्छा, यही है हमारा माजी है और यही हमारा मुस्तकबिल है, ये याद रखना। गोरा देखो, इकबाल ने क़याम पाकिस्तान से कई साल पहले को 2, 4, 5 नहीं तो कई साल पहले तो डेथ हो गई थी, उससे भी पहले लिखा होगा। ये हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात, ठीक है, ये मिसरा बहुत पुराना है। आज यही मिसरा मकरूह तरीन शक्ल में, गलीज तरीन शक्ल में हमारे सामने। ये सदियों की कहानी है। आप इसको तख्लीक के पाकिस्तान के चक्कर में देख रहे हो, गलत है। आम मुसलमान की जिंदगी गोरों की आमद से पहले भी अजाब थी, यानी मुगलों के, उससे पहले सलातीन दिल्ली के, उनके जाने के बाद भी अजाब है। आज बंदा मजदूर के औकात तल्ख तरीन है। इकबाल ने कहा था तल्ख है। इकबाल ने यह भी कहा था, जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। सो ना हुक्मरान तबके ने इकबाल की परवाह की, ना किसान ने की। ये जब तक जो खते गुर्बत, ये वो जो हमने इजाद किए हुए हैं, जो उधर हैं, उनका रोना है। Why are we bothered? Why are we bothering about it? बहुत ही पैसिमिस्टिक पिक्चर पेश करते हैं, होप ही नहीं छोड़ते आप। ठीक हो गया इफ्तिखार साहब, ये सदियों की कहानी जिसे कह रहे हैं, मगर अभी हमारे सामने यूरोप, सऊदी अरब, UAE की आप बात कर लें, लोग कुछ भी नहीं थे, रेत पे भी उन्होंने महल खड़े कर लिए, दुनिया से कमा रहे हैं इस वक्त। ये हमारे यहाँ क्यों मुमकिन नहीं है? ज़ैगम ने जो कहा मैं इत्तेफाक उसे करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा हुक्मरान अल्ले तल्ले कम करेंगे और जो खर्चा है
अपने गवर्नेंस का इसको बेहतर करेंगे, और जो कोशिश वो कर रहे हैं वो ईमानदारी से करते रहेंगे। उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वो बिल पास कर रहे हैं असेंबलियों से, सेनेट बढ़ रही, इतनी भी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही जिससे आपकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाए, ऐसे कहानियां। बस ये क्या किया कि हर बंदा अपना हिस्सा निकाल रहा है। तो फिर आप फिर हर खोश है गंदम को जला दो, चलो फिर जिस उम्मीद का इजहार किया वो किसी बात में होगी ना। फिर ये एक रास्ता और भी बताया ना मेरे दोस्त ने कि हर खोश है गंदम को जला देते हैं, लाएं फिर इंकलाब, जलाएं घरों को, लगाएं आग, छीनें गाड़ियाँ, तोड़ें, हर चीज़ को उखाड़ पुछाड़ कर दें। बच गया तो ठीक है, ना बचा तो अल्लाह भला करेगा, खुदा का वास्ता है। एक बहुत जैगम ने बात की है, काबिल अमल बात है, हम आगे जा रहे हैं। और ये शहजाद साहब की बात भी ठीक है कि हमें पानी के नीचे हमारी अगर टांग किसी ने खींच ली तो हम डूब जाएंगे। इन दोनों के दरमियान हमें चलना है। हम अपनी टांगें खुद ही खींचते रहते हैं, कोई बाहर से नहीं खींचता। मुझे उम्मीद है कि अगर बदमाशी की सियासत ना हुई और सुकून आने दिया गया तो अगले 2 सालों में हम इसका आपने ये बात की है, अगर कोई नया टैक्स या कोई मिनी बजट आ गया और ऑपोजिशन अलायंस बन गया तो फिर हुकूमत को तो पॉलिटिकल चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे। अलायंस बनाना उनका हक है, अलायंस बनाना उनका जमहूरी हक है, और हुकूमत का ये फर्ज है कि वो हमारी जो बका है, हमारी जो माशी बका है, उसके लिए फाइट करे। सो मैं जैगम साहब की सोच के ज्यादा करीब हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम हो ना हो उसको साइड पे रखते हैं, माशी इस्तेहकाम पे चलते ना हो वाली मैं पूछ रही हूं ना, आपने कहा बनाया अलायंस अगर सड़कों पर आते हैं। देखो क्या आप उनका जमहूरी हक छीन सकती हो? नो। और मैं नहीं कहूंगा कि वो अलायंस इसलिए बनाएंगे कि पाकिस्तान डूब जाए, और 20 मरतबा कह चुका हूं अगर पाकिस्तान डूबा तो सारे डूबेंगे, ABC का फैसला नहीं होगा, सब भुगतोगे। ठीक हो गया जी, माशी इस्तेहकाम ज़रूरत है, उसके लिए स्ट्रेंजेस दरकार हैं जहां हुकूमत को अपना जोर रखने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।